नमस्कार साथियों, संभव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं बबीता कासनी आपका हिंदी की क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम करने वाले हैं कारक। कारक किसे कहते हैं? कारक को हम विभक्ति भी कहते हैं। कारक को विभक्ति भी कहते हैं। कारक को परसर्ग भी कहते हैं। परसर्ग। कारक को विभक्ति भी कहते हैं, कारक को परसर्ग भी कहते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या होती है कि संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम का संबंध बताने वाले संबंध मतलब संज्ञा और सर्वनाम हमने पढ़े हैं। संज्ञा सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी जाति और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। और सर्वनाम किसे कहते हैं कि संज्ञा को अन्य रूप में, जैसे संज्ञा को, जैसे संज्ञा है राम, अगर मैं राम को राम नहीं बोलूं और बोलूं वह, तो ये क्या है? संज्ञा के स्थान पर काम आ गया। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं और संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब संज्ञा और सर्वनाम दोनों का संबंध जिन शब्दों से पता चलता है या बताने वाले लिख सकते हो आप यहाँ पे कि संज्ञा या सर्वनाम का संबंध जिन शब्दों से बताने वाले या जिन शब्दों से पता चलता है, बताने वाले जो शब्द होते हैं, शब्दों को कारक कहते हैं। कारक कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम का संबंध जिन शब्दों से पता चलता है या संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। इस तरह से ये दोनों ही डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, एग्जाम में आपको मिल सकती है। अब कारक को क्या कहते हैं? परसर्ग भी कहते हैं। कारक को परसर्ग भी कहते हैं, कारक को विभक्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विभक्ति भी कहते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 8 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसका चार्ट हम यहाँ बना लेते हैं। पहली जो विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति, इसमें क्या लिखते हैं हम? कर्ता। प्रथमा विभक्ति में क्या आता है? कर्ता आता है जिसका चिन्ह या जिसका परसर्ग क्या होता है? ने। कर्ता ने। दूसरा है कर्म, तीसरा है करण, चौथा है संप्रदान, पांचवा है अपादान, छठा है संबंध, सातवां है अधिकरण। ठीक है। और 8वां है संबोधन। ये 8 विभक्तियां हैं
कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, इन सब के जो चिन्ह होते हैं, कर्ता ने कर्म को, कर्म के साथ में को का चिन्ह आता है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए या के द्वारा, ठीक है, अपादान से अलग होने के लिए, अलग होने के अर्थ में, ठीक है। संबंध है का के की और रा रे री, रा रे री। अधिकरण में और पर। संबोधन है हे, अरे आदि, ठीक है। अब इसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि फर्स्ट जो सबसे पहले है कर्ता होगा, कर्ता के साथ में कौन सा चिन्ह लगा होगा, ने। जैसे मैं बोलूं राम ने खाना खाया, खाना खाया, ठीक है। तो ये कर्ता के साथ कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, ने, ठीक है। अब राम ने रावण को मारा, किसको मारा, रावण को मारा। तो कर्ता ने कर्म को, कर्म क्या है, मारना, रावण को मारा, ठीक है। कर्ण से, किससे मारा, राम ने रावण को बाण से मारा, बाण से मारा, ठीक है। तो अब यहाँ कर्ण का मतलब होता है साधन, कोई भी साधन जिसका हम उपयोग करते हैं, तो कर्ण का अर्थ होता है साधन। राम ने रावण को किस से, किस साधन से मारा, बाण से मारा। अब हम यहाँ सभी चिन्हों का उपयोग करते हुए इनको बनाएंगे। संप्रदान, संप्रदान जो है उसके लिए के लिए या के द्वारा, तो राजा के द्वारा भिखारी को भीख दी गई, या राजा भिखारी को, अगर लिखे राजा भिखारी को भीख देता है तो देने के अर्थ में, ठीक है। जो किसी को किसी चीज देने, किसी के द्वारा कोई चीज देने के अर्थ में, उसको संप्रदान कारक होता है। राजा के द्वारा भिखारी को भीख दी गई। अपादान में अलग होने के अर्थ में, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, गिरते हैं। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं मतलब पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो अलग होने के अर्थ में अपादान कारक पंचमी विभक्ति आती है। संबंध का, के, की, रा, रे, री। जैसे वह मेरा भाई है, मेरा, रा, रे, री का मतलब मेरा, उसका, उसके, उसकी, मेरा, मेरे, मेरी। तो वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है। अधिकरण में और पर। पेड़ पर कौवा बैठा है, बैठा है। तो अधिकरण में और पर, जिसका संबंध इस अधिकरण से और जिस में और पर का जहाँ चिन्ह आता है वहां अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति का उपयोग होता है। अष्टमी है संबोधन, हे अरे का उपयोग जहां हो, कि हे राम, जैसे मैं लिखूं हे राम, या अरे इधर आओ, इधर आओ। तो ये इस तरह से ये सारी विभक्तियों का जो चिन्हों के साथ में हमने यहाँ प्रयोग करके देखा है। अब मैं आपको एक एक विभक्ति के बारे में बताने वाली हूँ कि सबसे पहले हम
कर्ता के बारे में देखते हैं कि कर्ता उपसर्ग का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है और किस प्रकार से नहीं किया जाता। सबसे पहले देखते हैं कर्ता। ठीक है, कर्ता का जो चिन्ह है हमने अभी देखा था, ये क्या है, ने से, कर्ता ने। सबसे पहले इसका एक नियम है कि हम जो ने परसर्ग का उपयोग करते हैं, ने परसर्ग भूतकाल के साथ, भूतकाल व सकर्मक क्रिया, क्रिया के साथ इसका उपयोग होता है, इसका प्रयोग किया जाता है या इसको लिखा जाता है। अब ये कैसे होगा, इसको हम देखते हैं एक उदाहरण से कि मैं लिखूं राम ने खाना खाया, खाना खाया। अभी यहाँ कर्ता कौन है, राम है, खाना उसकी क्रिया है, कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। जब किसी क्रिया से हमें किसी काम का होने का पता चलता है कि उसने, जब हमें क्या जो हमारा प्रश्न है उसका जब हमें जवाब मिलता है कि राम ने क्या खाया, खाना खाया, तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है। और यहाँ क्या है, कर्ता है राम, परसर्ग लगा हुआ है ने। बहुत ही अच्छे से समझा रही हूँ, तो आप भी इसे ध्यान से सुनिए और इसे ध्यान से समझ लीजिए कि यहाँ राम कौन है, कर्ता है, ने परसर्ग लगा है, खाना क्या है, सकर्मक क्रिया है। जहाँ हमें प्रश्न में क्या जवाब मिलता है कि राम ने क्या खाया, खाना खाया। ठीक है, क्या जब हमें जवाब मिलता है तो वहाँ सकर्मक क्रिया आती है। और खाया, तो ये कौन सा काल है, भूतकाल। कौन सा काल है, भूतकाल। ठीक है, तो अब आप देखिए राम ने खाना खाया, अगर मैं यहाँ से ने हटा दूं तो राम खाना खाया ये वाक्य बनता है क्या, ये वाक्य नहीं बनता। तो भूतकाल में सदैव राम के साथ में या कोई भी करता है उसके साथ में ने का प्रयोग किया जाता है, ने प्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम ये है, दूसरा नियम ये है कि वर्तमान काल, वर्तमान काल व भविष्य काल, वर्तमान काल और भविष्य काल में कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता, ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, और क्रिया कौन सी होगी, क्रिया सकर्मक क्रिया होती है और क्रिया सदैव सकर्मक होगी। अब इसका उदाहरण भी अभी हम देख लेते हैं कि मैं यहाँ लिखूं राम खाना खा रहा है, खाना खा रहा है। अब ये देखिए राम कौन है, कर्ता है, राम कौन है, कर्ता है। क्या खा रहा है, क्या का हमें जवाब मिल रहा है, इसका मतलब इसमें क्या है, सकर्मक क्रिया है। राम क्या खा रहा है, खाना खा रहा है, और खाना खा रहा है मतलब वर्तमान काल है। कौन सा काल है, वर्तमान काल। ठीक है, तो अब हम यहाँ ने लिख सकते हैं क्या, राम ने खाना खा रहा है लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, क्योंकि
आप वाक्य बनाएंगे तो भी आपको पता चल जाएगा, नहीं तो ये एक नियम है, इसे भी आप ध्यान से याद कर लीजिए कि जो वर्तमान काल के वाक्य हैं, जो भविष्य काल के वाक्य हैं, उनके साथ सकर्मक क्रिया तो आएगी, लेकिन उनके साथ ने परसर्ग नहीं आएगा। इसका एक उदाहरण हम भविष्य काल का भी देख लेते हैं। भविष्य काल का उदाहरण देख लेते हैं अभी हम। ये भी हमने यहाँ वर्तमान काल का उदाहरण देखा है। भविष्य काल का उदाहरण देख लेते हैं कि राम गाना गाएगा। ठीक है, अब राम गाना गाएगा तो इसमें कर्ता कौन है? राम है। क्रिया क्या है? राम क्या गाएगा? राम गाना गाएगा। तो क्रिया कौन सी हुई? सकर्मक क्रिया हुई। ठीक है, गाएगा कौन सा काल है? भविष्य काल। कौन सा काल है? भविष्य काल है। ठीक है, तो अब आप इसको ऐसे कर सकते हैं क्या कि राम ने गाना गाएगा? जी नहीं, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। हम सिर्फ इसे लिखेंगे राम गाना गाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रूल है कि वर्तमान काल और भविष्य काल दोनों में कर्ता के साथ में ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होगा। ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होगा और क्रिया सदैव सकर्मक रहेगी। ठीक है, एक बार इसको हम अभी दोबारा और देख लेते हैं, एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। अगली वीडियो में हम कर्म के बारे में बात करेंगे कि कर्म पर जो परसर्ग है उसका उपयोग हम कहाँ और कैसे कर सकते हैं, उसके क्या क्या रूल है। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कारक किसको कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम का, संज्ञा व सर्वनाम का, संज्ञा और सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों से बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक को विभक्ति और परसर्ग भी कहते हैं। ठीक है, कारक की जो विभक्तियां होती है 8 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए या के द्वारा अपादान से अलग होने के लिए संबंध का के की रारेरी अधिकरण में पर और संबोधन क्या होगा? हे अरे, इसमें संबोधन होगा। ये 8 विभक्तियां हैं कारक की। इसके बाद में हमने देखा कि जो कर्ता का जो हमने चिन्ह देखा ने, आज हमने सिर्फ यही किया है। कर्ता जो है उसका चिन्ह क्या होता है? परसर्ग क्या होता है? ने होता है। जिस जो भूतकाल में जब आएगा, जब ये कर्ता का उपयोग भूतकाल में किया जाएगा तो इसके अंदर ने परसर्ग लगेगा और क्रिया कौन सी होगी? भूतकाल में क्रिया कौन सी होगी? प्लस सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जब हमें क्रिया से किसी कोई भी क्रिया कर रहे हैं, कोई भी काम करें तो हमें क्या कर रहे हैं? राम खाना खाता है, तो मैं पूछूं राम क्या खाता है? तो खाना खाता है। तो हमें क्या जब प्रश्न का उत्तर मिलता है तो वहां सकर्मक क्रिया होती है। ये हमारा पहला नियम। दूसरा नियम हमने किया कि वर्तमान काल और भविष्य काल। वर्तमान भूतकाल हमने कर लिया है, भविष्य काल। वर्तमान काल और भविष्य काल के साथ ने परसर्ग का उपयोग नहीं होता। ठीक है, नहीं होता। और क्रिया कौन सी होगी? सकर्मक क्रिया ही होगी। यहाँ भी हमें जो वाक्य है उसके अंदर क्या का जवाब मिलेगा कि राम गाना गा रहा है। क्या कर रहा है? गाना गा रहा है। तो वो वर्तमान काल राम गाना गाएगा। क्या गाएगा? गाना गाएगा। तो ये भविष्य काल का कारक का जो वाक्य है वो हमने अभी बनाया है। तो इसके बाद हम अपने अगले वीडियो में हम कर्म से संबंधित, कारक की दूसरी विभक्ति है कर्म से संबंधित, कर्ता ने कर्म को परसर्ग से संबंधित हम कुछ जो नियम है उनको देखेंगे। तो चलिए इसी के साथ संभव अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो कितने अलग अलग तरह की वीडियोस आ रहे हैं उन्हें देखिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे भी आप सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ सारी जो करंट जीके के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं
आप उन्हें भी देखिए, उन्हें अपनी नोटबुक में लिखिए, वो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।